और आज का मुद्दा क्या यूपी मॉडल पर ही साल 2024 की बिसात बिछने वाली है? क्या बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ने वाली है? आखिर क्या होने वाला है? और विपक्ष के पास अगर बीजेपी इसी मुद्दे पर लड़ेगी तो क्या रहने वाला है? यानी कि विपक्ष के क्या मुद्दे होंगे? क्या चुनौती पर खरा उतर पाएंगे और क्या चुनौती दे पाएंगे? तमाम सवाल है, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो एक तरफ देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से सभी का तारुफ करवा देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। विमल सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बीजेपी लीडर है। सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे, शैलेंद्र दुबे जी मौजूद रहेंगे, आरपी उपाध्याय जी मौजूद रहेंगे, रमेश ठाकुर मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 पर, और सर्वेश जी के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। यूपी मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा सर्वेश जी, क्या आप इसी की बिसात 2024 में भी बिछने वाली है, मान लिया जाए? देखिए, यूपी मॉडल क्यों सक्सेसफुल रहा? क्योंकि डेवलपमेंट की बहार है। और आपने कहा कि हिंदुत्व के लाइन पे, देखिए सबसे बड़ा बात है कि हिंदुत्व जो है वे ऑफ लाइफ है। हम हर मंदिर में, हर हिंदू वो जो है कभी अगर पूजा पाठ करता है तो अंत में कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम हर लोगों की, समाज में जितने हैं, न कोई उनकी जाति देखते न उनका धर्म देखते हैं, उनके सफल मंगल जीवन की कामना करते हैं। तो अगर यूपी मॉडल पे हिंदुत्व की मॉडल हो या विकास मॉडल, मैं तो कहूँगा विकास का मॉडल अगर पूरे भारतवर्ष में ये हो, पहले गुजरात मॉडल का उदाहरण दिया जाता था, अब अगर यूपी मॉडल आया है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और इसमें अगर पूरे भारतवर्ष में अगर ऐसे मॉडल की स्थापना हो जाए तो हमारा भारत, जो विकसित भारत, एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत की जो कल्पना हो रही है वो दूर नहीं रहेगा। ठीक है, बड़ी बात शैलेंद्र दुबे जी के पास में जाना चाहूंगी। दुबे जी, आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी के पास हिंदुत्व का मुद्दा है तो विपक्ष के पास आखिर क्या रहने वाला है? देखिए, जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में देखने में आ रहा है देश के अंदर, मैं शुरू से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी जो फंक्शनिंग है उसमें गंभीरता का अभाव है। तमाम वो एलिगेशन सब लगाने पे आते हैं, आरोप लगाने पे आते हैं, तो वो कोशिश तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन उसके पक्ष में जो तथ्य होने चाहिए वो नहीं होते। उदाहरण के तौर पे भ्रष्टाचार का मुद्दा वो लेकर आते हैं। तमाम जो है अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी जी या फिर अन्य जो तमाम इस तरह के विपक्षी नेता है कि एक नारा चला, चौकीदार चोर है। अब उस नारे को रैलियों में तो खूब जो बोला, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जब बात आई उस पर जो है खड़े होने की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा रिटन में माफीनामा देके आ जाते हैं कि नहीं, हमें इसके लिए खेद है। तो इसका मतलब क्या है? आपकी क्रेडिट क्या है? जो आप कह रहे हैं उस पर जो नहीं टिक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो जब आप आरोप लगाने में गंभीरता नहीं है, प्रॉमिसिंग को लेके नहीं है, इस तरह की प्रॉमिसिंग करेंगे कि हम आपको जो है महीने के 6,000 दे देंगे। अरे भैया, महीने के 6,000 दे देंगे, देश की पॉपुलेशन कितनी है, जीडीपी का साइज कितना है, पैसा लाएंगे कहां से? क्योंकि मैं अर्थव्यवस्था से संबंध रखता हूं और शास्त्री हूं, तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये कल होगा कैसे? तो वही है, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कहीं मेरा मानना ये है कि जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं वो 2014 के बाद से एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है, अगर 2 या 3 राजनीतिक दल छोड़ने जो क्षेत्रीय हैं, चाहे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हो, आंध्रा में जो है जगनमोहन रेड्डी हो, तो किसी की भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। कांग्रेस की तो एक भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो इसका कारण क्या है? जनता ने एक बार आपको मौका दिया और आप जो डिलीवरी इंश्योर नहीं कर रहे, इसका मतलब आप वापसी नहीं हो रही। बड़ा पॉइंट है। आरबी उपाध्याय जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, और मैं समझना चाह रही हूँ कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं विपक्ष के पास। मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, छत्तीसगढ़, उसके बाद से राजस्थान, 3 स्टेट में चुनाव हार चुके हैं बुरी तरीके से, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। साल 2024 सर पे खड़ा हुआ है, बीजेपी को इतना स्ट्रॉन्ग खुद ही कांग्रेस ने कर दिया है कि अब क्या करने वाले पता ही नहीं चल पा रहा, खुद कंफ्यूज नजर आ रहा है। देखिए, हार जीत ज्यादा मैटर नहीं करती और मुद्दे वही होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार की बात करता है।
तो वही मुद्दे कल थे, वही मुद्दे आज हैं। ये बात अलग है कि पहले रुपए का या डॉलर का मूल्य गिरता था तो देश की साख गिर जाती थी, आज ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फर्क है, मुद्दे वही हैं, कोई मुद्दा नहीं। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, अब महंगाई पर कोई बात करता है? कोई बात नहीं करता है। आज दूसरे मुद्दों पर बात होती है। तो जो मेन मुद्दे हैं वो वही हैं। हिंदू कहता है देश का कि पहली बार कोई हमारी बात करने आया है तो हम तो उसको ही जिताएंगे ना। देखिए साजिया, मैंने कहा कि भूखे पेट का कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म होता है रोटी, कि रोटी कहाँ से मिलेगी। बीमार का धर्म है डॉक्टर और दवा, वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता। कोई भी बीमार हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो दवा मांगता है, डॉक्टर मांगता है। तो ऐसी बातें नहीं की जा सकती। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट जरूर मिलते हैं। राजनीति शुरू होती है विकास से, बात करेंगे विकास की, लेकिन आखिर में जाके जाति पर और धर्म पर इलेक्शन टिक जाता है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात की, तो भ्रष्टाचार राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भ्रष्टाचार के राजनीति नहीं होती और बिना राजनीति के भ्रष्टाचार नहीं होता। करोड़ों रुपए के टिकट खरीदते हैं, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करते हैं। कोई अपनी पैतृक संपत्ति बेच के नेता चुनाव लड़ता हुआ देखा है? बिल्कुल नहीं देखा। वो सब पैसा जनता का होता है, भ्रष्टाचार का होता है। तो आरोप दुनिया लगाती है कि भी वो चोर है, वो चोर है, लेकिन जनता क्या देखती है कि ये भी चोर, ये भी चोर, सारे ही चोर हैं। तो फिर ईमानदार कौन है? और ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियां विमल अच्छा कर रही हैं। मैं समझना चाह रही हूँ दिल्ली की बात करें, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक काफी अच्छी चल रही है, तारीफें काफी ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में आप लोग चुनौती दे पाएंगे? अब तो पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। देखिए साजिया जी, मैं बता देना चाहता हूं कि ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ हो हल्ला क्लिनिक है। स्वास्थ्य का हाल आपने देख लिया था कोविड के टाइम पे, जो है सबसे अगर निकम्मा कोई प्रदेश साबित हुआ था तो वो हुआ था दिल्ली। यहाँ पे लोग जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के बवाल हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बार जनता क्यों जिता देती है फिर उन्हें? मैं वही बताना चाहता हूँ ना कि देखिए, आप स्वास्थ्य की बात कर रही हैं, स्वास्थ्य में तो आपने देख लिया, इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, घोटाला करके वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में गए हुए हैं। अब बात रही यूपी की, तो मैं उत्तर प्रदेश के अंदर बता देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया है जो प्रदेश की जनता ने वहां 37 साल बाद जो है इतिहास जो है बनाया है, और 37 साल बाद एक ही मुख्यमंत्री को दोबारा नेतृत्व करने का मौका दिया। किस लिए दिया है? क्योंकि वहां पे माफिया राज के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था। आज देखिए, कोई नहीं कहता उत्तर प्रदेश में क्या माफिया है। आप देखिए विकास का अगर काम की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो है 75 जनपद है, जिसमें से जो है लगभग 60+ जनपद में जो है मेडिकल कॉलेज जो है बनाए जा चुके हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो लगभग हर जनपद में जो है विश्वविद्यालय और विद्यालय खोले जा चुके हैं। अगर देखिए, किसी भी प्रदेश का अगर उद्योग और अर्थव्यवस्था अगर बढ़ता है, मैं ये समझना चाह रही हूँ, यहाँ पर मौजूद लोग भी समझना चाह रहे हैं कि क्या यही मुद्दे काफी होंगे? जनता कह रही है कि अभी भी विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो अभी भी अछूते रह गए। देखिए साजिया जी, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मोटो है वो वही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम अंत्योदय की बात करने वाले लोग हैं। अंत्योदय का मतलब होता है कि अक्ति पक्ति में बैठा हुआ कोई भी इंसान हो ना, वो किस जात का है, किस धर्म का है, उसका विकास होना चाहिए। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है, उसके बारे में प्रधानमंत्री सोचते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम विकास को लेकर जाते हैं। इनके पास, विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव थे, मणिपुर हिंसा करके जो है 5 राज्यों के चुनाव लड़े हैं। और हुआ क्या, आपने देखा, राजस्थान में इनकी सरकार थी, राजस्थान में इनकी सरकार चली गई। अब देखिए क्या है, एनसीआरबी 2019 की रिपोर्ट की बात करूं तो लगभग 6000 महिलाओं के साथ अपराध का मामला जो है सामने आया था। 6000 महिलाओं ने जो है रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनके साथ जो है रेप हुआ है, उनके साथ छेड़खानी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो है अगर कोई भी युवक, आपने देखा था उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में एक युवक जो है एक लड़की का जो है ऑटो से मोबाइल छीन रहा था, अगले दिन उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की बात करूं और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश की बात करूं, बहुत ज्यादा चेंजेस है। साजिया जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो शो आप यहाँ पे कर रही हैं, एक बार उत्तर प्रदेश में कर दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब दे दी। ठीक है, देखिए साजिया, कहना बहुत अच्छा लगा है कि भाई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा नहीं है, यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा, आप चले जाइए, जीटीबी हॉस्पिटल है, बॉर्डर पे है, वहाँ 80% पेशेंट आपको उत्तर प्रदेश के मिलेंगे, अलग अलग जिलों से आए हुए। अगर इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश में हैं, तो फिर जीटीबी में या दिल्ली में इलाज कराने क्यों आएगा आदमी? कोई आदमी आएगा अपना घर बार छोड़ के, अपने घर के पास में अगर उसे अच्छी चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। बड़ा पॉइंट रमेश जी। नहीं, बिल्कुल सही बात बताया आपने। सबसे पहले विकास के मुद्दे उठाए कि यूपी मॉडल का जो मुद्दा, उसके आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ये जनता खड़ी हुई है, जनता से अगर आप पूछो तो एक ही बात कहेगी, मुद्दे नदारत हैं, चुनाव मुद्दों पे नहीं लड़े जा रहे हैं, जबकि ये चिल्ला रहे हैं। अगर मुद्दे होते तो कल पार्लियामेंट में ये बेरोजगार युवक जाके ये हरकत नहीं करते, उनसे पूछा जाए, वो यही मांग कर रहे थे कि हमारे मुद्दे को उठाओ। अब दूसरी बात आ जाती है स्वास्थ्य को लेके। अभी उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात बताई, जब घर में स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा तो वो दिल्ली नहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। 6,500 करोड़ रुपए का इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार पे कर्ज है। एक बच्चा जो पैदा होता है वो 45,000 कर्ज लेके पैदा होता है। तो ये मॉडल से नहीं आप जोड़ सकते हो। मॉडल किससे जोड़ा जाता है? विकास से जोड़ा जाता है। विकास के क्षेत्र में हमारे पास सारी रिपोर्ट है। हंगर रिपोर्ट की क्या है, 6 पायदान ऊपर चली गई है। भुखमरी के आप पायदान पे आ जाओ, रोजगार के पायदान पे आ जाओ, तो कहीं आप स्टैंड नहीं करते हो। स्टैंड आप कहाँ करते हो? अगर अभी गाड़ी से बाहर निकल जाओ, बड़ी बड़ी होर्डिंग आपको दिखाई देंगी, नेताओं के पोस्टर आपको दिखाई देंगे, हमने फलाना करा, हमने वो करा, लेकिन ग्राउंड पे वो सबसे ज्यादा जीरो। अभी एक भाई बोल रहे थे कि विकास के मुद्दे खत्म है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोगों की बात आगे आनी चाहिए, उनके मुद्दों को कम से कम उठाना चाहिए। आ रही हूँ सर्वेश जी, एक बार जनता की बात सुन लेते हैं। जनता यहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई है। जनता क्या सोचती है, क्या कहना चाहती है, जनता से जान लेते। आ रही हूँ मैं आपके पास। मैं मेरे भाई से पूछना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं कि हर बच्चा कर्ज लेके पैदा होता है। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 2017 से पहले बच्चा कर्ज लेके पैदा नहीं होता था? मैं ये कह रहा हूँ, उससे पहले हुआ क्या था? आप ये समझो ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले हुआ क्या था? आज कर्ज लेके पैदा होता है तो उसका कारण मैं बताता हूँ। वहाँ अच्छे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा बन रहा है, इसलिए वो कर्जा हो रहा है। और कर्जा किसको मिलता है? मैं कह रहा हूँ, कर्जा किसको मिलता है? जो कर्जा वापस चुकाने की कैपेसिटी रखता है। कहाँ से मुद्दा हो गया? मैं ये कह रहा हूँ, आप कर्जा उसको मिलता है जो कर्जा चुका सकता है। आप बातें ऐसे नहीं कर रहे ना। अब रही बात रोजगार की, रोजगार पहले सपा की सरकार में पकड़ के क्या उत्तर प्रदेश में कलेक्टर बनाए जा रहे थे, एसडीएम बनाए जा रहे थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष को एक अपना मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं तय करना आता? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आम किसान हूँ, मैं कोई कॉर्पोरेट नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। मेरी आपसे ये मांग है कि क्या आप देश को विपक्ष विभिन्न छोड़ना चाहते हैं? क्या ऐसा कल को ये नहीं हो जाएगा कि अकेली सरकारें तानाशाह का रूप नहीं ले लेंगी? ठीक है। और कौन बोलना चाहते हैं? जो बहुत यूपी की बात कर रहे हैं, इनको बता दूं, मैं 7 साल पहले यूपी मशहूर था कट्टों के लिए। आज यूपी में क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, जिसको 18 कंट्रीज ऑर्डर दे चुकी है। दूसरा बेरोजगार जो पकड़े गए हैं, संसद में बेरोजगार थे वो, तो राहुल गांधी बेरोजगार हो चुका है, अक्षय जी बेरोजगार है, यानी कि वो भी जब संसद में हमला करना शुरू करते हैं, वो भी लोग की बात कर रहे हो, आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी पार्टी को, कुछ ग्रेविटी हो बात में तो मजा आता है सुनने में। ठीक है, बड़ी बात यहाँ से आप बोलो। मैं ये कह रहा था, ये भाई साहब कह रहे थे कि वो बच्चे हैं बेरोजगार हैं, जो उनकी अभी रिपोर्ट निकलेगी, 1 महीना लगेगा उसमें। वो बड़ा हाई प्रोफाइल, उसमें राहुल गांधी जैसे ये छुटभैया लोग भी उसमें शामिल होंगे। वो बहुत बड़ा कांड है। वो कल का जो है वो बेरोजगार नहीं है, वो किसी आतंकवादी संगठन से मिले हुए लोग हैं वो। ठीक है सर्वेश जी। देखिए, आज हमारे बड़े भाई ने बोला कि कल पार्लियामेंट में वो जो युवक, मैं तो उसे उग्रवादी कहूंगा, अगर वो परेशान है, ये है, तो ये कतई नहीं है कि अभिव्यक्ति के आजादी के तले आप उसका सहारा लेके इतना बड़ा कांड करो। ये जो है एक उग्रवादी हरकत है, और उसे कहीं हम मानते हैं कि सरकार के सिक्योरिटी में चूक है ये, और ये बहुत बड़ा चूक है, लेकिन ये उग्रवादी हरकत है। चाहे बाहर में वो लड़की या ये 2 नौजवान, चाहे वो बीजेपी के एमपी के साइन द्वारा किए गए पास से गया हो, लेकिन उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होना चाहिए जैसे कि एक आतंकवादी का होता है, क्योंकि तभी इन लोगों को लेशन मिलेगा। क्योंकि भारत में जिसको जो मन आता है, वो जो है ना, अभिव्यक्ति की आजादी का, स्वतंत्रता का नाम लेके वो कुछ भी कर सकता है। देश का पार्लियामेंट पूरे विश्व में वो एक आईना होता है कि देश कैसे ये कर रहा है। अब ठीक है, सिक्योरिटी लैप्सेस हुई, लेकिन आप कहोगे वो युवक है, आतंकवादी मारा जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये तो हेडमास्टर का बेटा था, ये तो ऐसे आ गया। आखिर कब तक इस नैरेटिव को आप चलाते रहोगे? ये शर्मसार करने वाली नैरेटिव है, इससे आप बाहर निकलो। ठीक है, बोलिए विमल। देखिए, अभी उन्होंने रोजगार का एक आंकड़ा अभी इनके पास है भी नहीं। उत्तर प्रदेश में अभी इन्होंने पता ना क्या आंकड़ा और कहां से लाया, मुझे पता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का मैं आंकड़ा दे देना चाहता हूं, 2012 से लेकर 2017 तक
जिस समय अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस समय में उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर जो था वो 17.3 था। अभी योगी जी के जो टर्म है उत्तर प्रदेश का, हमारे मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है वो 2.1 है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा जो है जिस तरीके से सीएम इनको बना के दी है तो काम कर रहे हैं, तभी तो दी है। बिजली की अगर बात करूं, देखिए बिजली की सरकार का सुनिए, बता रहे बिजली, देखिए गांव तक हमने जो है बिजली पहुंचाया है। किसी भी प्रदेश का, अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो दूसरे नंबर पे आता है, उद्योग की बात करूं तो दूसरे नंबर पे आता है, जो 12वें नंबर पे था। अब मैं बता देना चाहता हूं, किसी भी अगर राज्य की अर्थव्यवस्था, अगर उद्योग बढ़ता है तो वो प्रदेश के एक्सप्रेसवे की वजह से बढ़ता है। जिस समय अखिलेश यादव जी थे यहाँ पे मुख्यमंत्री, उस समय उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे। आज जो है 5 नए एक्सप्रेसवे खोले जा चुके हैं और बाकी एक्सप्रेसवे पे काम जारी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी आपने देखा था कि कई सारे MOU साइन हुए हैं, लगभग 33,94,000 के आसपास में है, 94,000 करोड़ रुपए का जो है MOU साइन किया गया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि लोग जो है विदेशों से आकर उत्तर प्रदेश में निवेश ला रहे हैं। ठीक है। लेकिन सवाल तो ये है ना, बात हो गई बीजेपी की, बीजेपी का क्या एजेंडा है, 2024 में क्या रहने वाला है, उसकी एक झलक हमने 2023 में दे दी है। विपक्ष क्या करने वाला है, सबसे बड़ा सवाल ये है। वो तो चारों खाने तितर बितर नजर आ रहा है, कोई एक साथ नहीं नजर आ रहा है। गठबंधन की बैठक बुलाई जाती है, कोई पहुंचता नहीं है, आपस में ही तू मैं चल रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कैसे एकजुट होकर लड़ेंगे और कैसे मुद्दे तैयार करेंगे, सवाल तो ये है दुबे जी। देखिए सहजे जी, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, जब आप किसी भी चीज को लेकर गंभीर नहीं होंगे तो आपके ऊपर भरोसा करेगा कौन। अभी हमारे मित्र ने हंगर इंडेक्स की बात की। इनको मैं बताना चाहूंगा, एक एजेंसी जो 2000 के सैंपल साइज पर यह निर्धारण करती है कि भारतवर्ष जो है में भुखमरी पाकिस्तान से नीचे है, जबकि पीछे देखा गया पाकिस्तान में हम अनाज भेज रहे हैं। तो ये क्या उसकी क्रेडिबिलिटी पे हम प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे? तो इस तरह की एजेंसी पर ये बोला मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो बात की, मैंने कहा ना, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हैं, मान लो ममता बनर्जी हैं, उन्हें सरकार रिपीट करती है, जगनमोहन रेड्डी है, सरकार रिपीट करते हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार रिपीट करते हैं। तो कांग्रेस या बाकी जो अन्य दल हैं जो सही मायने में फूट डालने की राजनीति करते हैं, चाहे वो राजस्थान में रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रहा हो, चाहे आपका जो बिहार में जो जिस तरह से, या यूपी में जो समाजवादी पार्टी का रहा हो, तो ये लोग जो विकास की बात क्यों नहीं करते? अभी मुद्दा आ रहा है जातिगत जनगणना की बात, ये लोग बड़ा चिल्ला के कर रहे हैं। जो मैं ये जानना चाहता हूं कि जातियों की काउंटिंग कराने से हो क्या जाएगा? कोई एक नई जाति पैदा हो जाएगी? ओबीसी में जितनी जातियां हैं उतनी रहेंगी, एससी में जितनी जातियां हैं उतनी रहेंगी, एसटी में जितनी जातियां हैं उतनी रहेंगी, जनरल में जितनी जातियां हैं उतनी रहेंगी। और मैं सबसे बड़ा एक आपके सामने आंकड़ा रख दूं, 1989 में जब से ओबीसी कमीशन बना और ओबीसी का आरक्षण लागू होता है, उसके बाद से रोहिणी कमीशन जो बना है उसकी रिपोर्ट आने वाली है। सब लोग इंतजार करें, देश इंतजार करे। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है कि ओबीसी में जो आरक्षण का लाभ है 75% से ज्यादा सिर्फ 4 जातियों ने लिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या लालू यादव हो या तमाम वो जो अग्रणी बनने का प्रयास करते हैं, तो बाकी हजारों जातियों ने क्या मतलब आपके साथ कोई बुरा काम किया था जो लाभार्थी नहीं बन पाए? आप 4 जातियां ही क्यों लाभार्थी हुई? तो सही मायने में आप जो है जो देश को बांटने का प्रयास करते हैं उसको रोकना चाहिए। दूसरा, अभी जिस तरह से भाजपा ने मान लिया चुनाव जीतने के बाद जो है एक मध्य प्रदेश में ओबीसी से यादव को मुख्यमंत्री बनाया, क्या अखिलेश जी या लालू जी की पार्टी से, उनके परिवार से बाहर का कोई यादव मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? जो आप कल्पना भी कर सकते हैं क्या? जो बात तो करेंगे। इनका एक ही सिद्धांत है कि भाई पालकी उठाने के लिए आप सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, और जिस समय तिलक और वो चंदन लगाना है वो परिवार है। ठीक है उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं कि तमाम बुनियादी मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर के विपक्ष इस बार 2024 में लड़ाई लड़ने वाला है, लेकिन सबसे पहले उन मुद्दों को उठाने के लिए पहले विपक्ष को भी तो एकजुट होना होगा। मीटिंग बुलाई जाती है, गठबंधन के लिए कोई पहुंचता नहीं है, गठबंधन से पहले एक दूसरे के लिए उल जलूल टिप्पणियां की जा रही होती है, तो गठबंधन तो एक है ही नहीं। देखिए, गठबंधन कोई एक दिन में नहीं होता साजिया, देर आए दुरुस्त आए, शुरुआत हुई है और शुरुआत हुई है तो अंत भी होगा उसका, ये नहीं कह सकते हैं। देखिए, एकता के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे। जनता के बीच से भी आवाज उठ रही है कि आप कौन सा समय बचा है? देखिए, समय कितना बचा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक प्रयास है, एक अच्छा प्रयास है। विपक्ष अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो सत्ताधारी दल के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। अभी भी कितने परसेंट, 33 या 34% बीजेपी को मिलता है, बाकी
66% विपक्ष के पास है, लेकिन वो बट जाता है। अगर वो मुझे आपत्ति इस तर्क पे। एक बात बताइए, कंसोलिडेट होगा तो एक जगह वोट पड़ेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मजबूती विपक्ष में अभी आएगी। तो आपको लगता है उसका कोई नतीजा निकलने वाला है? वो कहेगा मुझे प्रधानमंत्री बनना, वो कहेगा मुझे बनना, तो कैसे ऐसे कैसे होगा? देखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। अगर उम्मीद खत्म हो जाएगी तो आदमी खत्म हो जाएगा। बीजेपी सिर्फ उम्मीद पर नहीं चलती है। बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी इस समय बन के खड़ी है, उसको हराने के लिए सब एकजुट हो गए हैं। वो उम्मीद पर कायम नहीं है, वो काम कर रही है। तो काम के लिए काम से जवाब देना होगा ना। देखिए, वो तो जनता जानती है कितना काम हो रहा है। ये कह देने भर से नहीं हो रहा। क्या वो काम उत्तराखंड में नहीं हो रहा था? कि क्या वो काम हिमाचल में नहीं हो रहा था? तेलंगाना में काम नहीं हो रहा था क्या? और फिर कर्नाटक में कैसे काम नहीं हुआ? वहाँ भी तो काम हो रहा था। क्यों नहीं काम बोला वहाँ पर? तो कह देने भर से यहाँ कुछ लोग हैं, यही लोग अगर सरकार बना दें या उतार दें, ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति अपना आकलन करता है। संजय जी, मैंने वही कहा ना, आधा सच। अरे उत्तराखंड में काम हुआ है तभी पुनरावृत्ति हुई है। और दूसरा जो है, अभी हमारे मित्र ने कहने का प्रयास किया कि जिस तरह से जो मुद्दों को लेकर जो विकास की जो बात की, अरे भैया एक बात बताओ, परफेक्शन कहाँ है? अगर पैनल पे 5 लोग खड़े हुए हैं और हम सबके तुलना में मेरिट्स अगर आप में ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई डीमेरिट नहीं है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी के बेस पर ही फैसला होगा। अगर पहले की तुलना में विकास की रफ्तार बढ़ रही है, पेस बढ़ रहा है, और इनका पेस किधर जाता था? ग्रे एरियाज में, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में। अभी क्या है कि जो डेवलपमेंट में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है जनता उसी पे तो फैसला कर रही है। जनता की सुन लेते हैं, जनता क्या कहना चाहती है, बोलिए। देखिए, मैं अपना सवाल उठाया था धर्म का, यूपी का जो बताया था कि धर्म के ऊपर का चुनाव लड़ा जाएगा। आप देखिए, इस देश के महान प्रधानमंत्री ने 4 बातें रखी है: महिला, किसान, गरीबी और आपका युवाओं के लिए। वो उन 4 बातों को उनको उत्थान करने के लिए देश का महान प्रधानमंत्री उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे की सोच रख रहे हैं लंबी। पर समझ में नहीं आता विपक्ष वालों को बुराई करने के सिवा कोई इनको कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? जब धर्म में सारे लोग आ जाते हैं, इन 4 में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन सबके कार्य होते हैं। अगर मकान मिलता है एक हिंदू को तो मुसलमान को भी मिलता है, एक सिख को मिलता है तो उसको भी, क्रिश्चियन है उसको भी मिलता है। पर गरीब संस्था से जब किसानों को पैसा जाता है उनके अकाउंट में है, तो इनको वो दिखाई नहीं देता है। जब ये देश की सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र का हमारे पास हथियार इकट्ठे होते हैं बाहर से, विदेशों से, और हम खुद निर्माण कर रहे हैं, मांग बढ़ रही है भारत की, तो क्या इनको दिखाई देता है? पर धर्म के नाम पे लड़ाने वाले विपक्ष के लोग कभी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और ना ही जीत पाएंगे, ना इनमें कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है। ठीक है, बोलिए, कुछ नहीं था मैडम, बस वही था कि क्या कहना चाह रहे? नहीं, देखिए, विपक्ष का देखिए काम ही है ना अपना एक विधवा विलाप करना। इनको अच्छी बातें दिखती नहीं है। मुझे बताओ आप, मैं ओपनली पूछता हूँ, मुझे आप ऐसे कांग्रेस के जो इनके जो प्रधानमंत्री मटेरियल है श्री राहुल गांधी, ऐसे इनके 2 काम, 2 भी ज़्यादा, एक काम गिनवा दो ना देश के अच्छाई के लिए किया हो, मैं मोदी जी का 100 काम गिनवा दूंगा। मैं भाई जो चीज़ हिम्मत रखो बोलने की, गलत है तो बोलो, तुम्हारा जो है पार्टी का बंदा गलत है, वो बोलेंगे नहीं ये लोग हमेशा। ठीक है, भ्रष्टाचार का काम किया तो है विपक्ष ने पूरे ने मिलकर। अच्छा, देश को लूट लिया इन लोगों ने मिलकर सबको। अब बताते हैं, बात करते हैं विकास की ये लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैडम जी, आप कोई विपक्ष नहीं बचा, खत्म कर दिया। एक चाय वाले ने कि थोड़ा चाय में शुगर की चीनी क्या डाला, पूरे विपक्ष शुगर हाई कर रखा है। कुछ हाई काम इनके पास बचा क्या है? नाम बदल के रखा है। अब भैंस के फेर लवी लगा दो तो भैंस गोरी थोड़े हो जाएंगे। नाम भी बदले, उसके बाद राजस्थान चुनाव हार गया, छत्तीसगढ़ हार गया, मध्य प्रदेश हार गया। ये कांग्रेस पार्टी में सबसे जो है ना, ये पप्पू राहुल गांधी जी, सबसे वही उनके वजह से चुनाव हारे जा रहा है। पप्पू को हटाओ, फिर दूसरे को लाओ, सचिन पायलट को बनाओ, पार्टी तरक्की में आएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, जब तक राहुल गांधी इस पार्टी में रहेगा, वो पार्टी के बेड़ा गर्क करके रख देगा। वो कर दिया। ठीक है, ठीक है। ऐसा है कि योगी मॉडल की बात हुई थी तो मैकियावेली ने एक किताब लिखी थी द प्रिंस। तो प्रिंस में उसने कहा था कि इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड, यानी कि एक आदमी जो राजा है, जो राजा का काम कर रहा है, उससे लोग डरे, ये ज्यादा अच्छा है। यानी कानून का डंडा तगड़ा होना चाहिए, तभी राज चलता है, नहीं तो नहीं चलता। तो ऐसे ही बिना बात के योगी जी को कंडेम करना या क्रिटिसाइज करना, ये गलत है। ठीक है, यहाँ बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं हो रही है सर्वेश जी, बात यहाँ पर सभी स्टेट्स की हो रही है। 2023 के जो राज्य थे चुनावी, और 2024 में तो पूरे देश में चुनाव होने वाला है। 2023 में बीजेपी बिल्कुल क्लियर रही और उसी के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जाहिर किए, घोषणा की। लेकिन कांग्रेस यहाँ कंफ्यूज नजर आ रही है अब भी, और 2024 में क्या होने वाला है इसको लेकर। देखिए, कंफ्यूज इसलिए नजर आ रही है कि उनके पास मुद्दे नहीं है। वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। उनके खुद के राज्यसभा एमपी के घर में 351-52 करोड़ जो गिनती
सप्ताह से चल रही है, कितने हैं अभी तक सोर्स पता नहीं लग पाया है। दूसरी बात कि आप अगर डेवलपमेंट की बात करते हो तो आ जाओ, अभी कांग्रेस ने 2 स्टेट सीधी फाइट में बीजेपी से हार गया, जो कि बड़े स्टेट थे, वो भी उत्तर भारत के। आप कह लीजिए उत्तर भारत से हिमाचल को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस का सफाया हो चुका है। और कहते हैं कि यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, कांग्रेस कहां नजर आ रही है? और अगर यूपी उत्तराखंड दोनों को मिला लीजिए तो कांग्रेस कहां है? आप बिहार चले जाइए, बिहार में 40 सीटें हैं, लेकिन वहां गठबंधन है, और उस गठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी और कितना जीत पाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं कांग्रेस अपनी एरोगेंसी का खामियाजा भुगत रही है। इससे पहले एमपी में जब इलेक्शन हो रहे थे, कमलनाथ ने एक बयान दिया था, अरे छोड़िए अखिलेश वखिलेश। देखिए साजिया जी, आपने ये सही कहा, लेकिन अखिलेश यादव जी भी इस चुनाव में क्या कर लिए, कितना गुल खिला रहे हैं? उनका जो पहले का जो वोटिंग प्रतिशत था और अभी देख लिए 0.46, इसी के पास उनका वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश में रहा। तो जो वो दमखम भर रहे थे या कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उसके बाद अखिलेश जी की भी तो लैंग्वेज आप देखो, चिरकुट बोला, वहां यूपी के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनके बारे में कितना गंदा गंदा बात बोला। तो अगर कमलनाथ जी ने ऐसा बोल दिया तो उससे भी बढ़ चढ़ के तो अखिलेश जी ने बोला है। तो यहां पे वही सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षियों का जो इंडिया अलायंस है 26 दलों का, उसमें आपसी जो एकता है ही नहीं कहीं। जो अरविंद केजरीवाल कभी सब इन सारे दलों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा था, और अभी भी अगर भारत में कोई नेता जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी या और वो जेल गया, वो लालू यादव है, और वो अभी जमानत पे रिहा होता है, और राहुल गांधी जी जाके उससे मटन बनाना सीखते हैं। तो जब ऐसे ऐसे नेता को आप साथ दोगे तो देश की जनता भी तो देख रही है। भले लालू यादव आज बीमारी का बहाना बना के जमानत पे बाहर हो गया, लेकिन जनता तो जानती है कि वो चारे घोटाले में शामिल था। अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल तो हाथ खड़े करके उन सबों का साथ ले लिए, जिसके बारे में वो बोलते थे नहीं ये तो भ्रष्टाचारी है। तो यहाँ पे इन इंडी गठबंधन में ना कोई प्लान है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई विजन है इंडिया को आगे ले जाने का। ठीक है रमेश जी, एक तरफ बीजेपी पूरी तरीके से क्लियर है कि उसको हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आगे बढ़ना है, यूपी के मॉडल पर ही आगे बढ़ना है, और यूपी के मॉडल में भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एजेंडा आगे रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी साफ है उनके नाम, और जो जिस प्रकार से उनके नामों की घोषणा हुई है उसे बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के सहयोगी दल हिंदुओं को कभी डेंगू मलेरिया घोषित कर देते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं। तो एक तरफ बीजेपी उसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती है और बढ़ती जा रही है, जीतें हासिल करती जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस उसी पर डेंट मारती जा रही है। देखिए साजिया जी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को जिस मुद्दे पे चल रही है उनका सफल है मुद्दा, उनको इधर उधर भटकने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा, उनको लगती है। लेकिन कांग्रेस को अगर 2024 में थोड़ी सी बहुत भी अगर फाइट देनी है तो अपनी स्ट्रेटजी में पूरा बदलाव करना होगा। जिस तरीके से 6 तारीख को उनकी मीटिंग हो रही थी, कई नेताओं ने आने के लिए मना कर दिया, फिर वो मीटिंग 12 तारीख को जाती है, 12 तारीख में भी आने से मना कर दिया। तो मुझे लग रहा अभी उपाध्याय जी ने कहा था कि अगर सबका अगर वोट प्रतिशत अगर देखें विपक्षी पार्टियों को तो 66-65 हो जाता है। तो अगर ये मुझे जहाँ तक लगता है ये अलग रह के जब लड़ेंगे ना तो थोड़ी बहुत फाइट दे देंगे। अगर इंडिया गठबंधन में आते मुझे लग रहा है फिर ये मोदी से जीतने वाले हैं नहीं किसी भी सूरत में, क्योंकि एक जब जो 2014 में जब सरकार आई थी तो ये लड़ते थे कि ये बामी विचारधारा लेफ्टी लोगों से हम लोग लड़ेंगे, वो विचारधारा मुझे लग रहा है बिल्कुल खत्म हो गई, उसका कोई नाम ही नहीं लिया जाता। अब क्या है, अब ये कहा जाता है कि एक जो वर्ग है वो एंटी मोदी का एंटी है, बीजेपी का एंटी है। मुझे लग रहा वो भी धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। जैसे जनता अगर जरा सा भी मोदी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ बोल दो तो सारे के सारे बोल पड़ते हैं। तो यही इनकी फिलॉसफी है। सबसे बड़ी बात, जैसे हम लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ का चुनाव निकल जाएगा, लेकिन जनता ने अपने विवेक से उनको तय करा था कि हमें किसको जिताना, क्या करना। मुझे लग रहा 24 का चुनाव भी अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है विमल जी, मुझे ये समझना है कि आप लोग एक तरफ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कब तक इसी मुद्दे पर आप लोग अडिग रहने वाले हैं? देश में विकास का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। कल की घटना कोई भूला नहीं, ट्विटर पे क्या ट्रेंड चल रहे हैं वो भी नहीं कोई भूला। इस मुद्दे पर भी तो बात होनी चाहिए। नौजवान बेरोजगार अगर घूम रहा है तो उसकी बात कौन करेगा? आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग को लग रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं और इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो कब तक चलता रहेगा ये? देखिए साजिया जी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं।
कि राष्ट्र में जो है इस आदमी का कैसे विकास हो, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। हम कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म का काम जो है लड़ाना जो है इनका है। अगर हम धर्म की राजनीति करते तो आप बताइए, हमने 3 तलाक जो है इतना बड़ा जो कानून है हम लोग लेकर आए हैं, महिलाओं को कोई भी जो है मुस्लिम युवक अपनी पत्नी को तलाक बोल देता था, उसका तलाक हो जाता था, लेकिन उसके पीड़ा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समझा था और उस पर एक कानून लेकर आए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि बेरोजगारी का आंकड़ा अभी आपको उत्तर प्रदेश का मैंने दिया। अभी आपने देखा 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। 2 जगह जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पहले से अधिक सीटें लेकर आई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी काम कर रहे हैं, वहां के प्रदेश का नेतृत्व काम कर रहा है, हम जनता के पास पहुंच रहे हैं, हम गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, तभी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, हम हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, हम हमेशा राष्ट्र को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम कांग्रेसियों की तरह और विपक्षियों की तरह हिंदुत्व की और धर्म की राजनीति करने वाले लोग नहीं। कभी ऐसे आपके बयानों में सुनते नहीं है कि आप लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हो या फिर महंगाई की बात कर रहे हो, भाषणों में सुनाई नहीं देते ये नाम? वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सुनना नहीं चाहती हैं। नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। निवेश की बात बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, पता करवाएं क्या कि उन्होंने सुना या नहीं? वही बताना चाह रहा हूँ आपको। एक वोक्सवैगन नाम की एक जूते की कंपनी थी, वो चाइना से आके आगरा में शिफ्ट हुई है और 300 करोड़ रुपए का निवेश उसने कर दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो है निवेश अलग मुद्दा है, निवेश अलग है, लेकिन कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितनों को नौकरियां मिली, ये अलग मुद्दा है ना। यहाँ ऐसे बहुत सारे सीपी में ही नौजवान घूमते हैं जो कहते हैं कि हम बीए कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं है। तो इन मुद्दों को कौन डिस्कस करेगा? महंगाई के मुद्दे को कौन डिस्कस करेगा? एक गरीब इंसान आकर आटा खरीदे तो कहाँ से खरीदे? जरूरी नहीं कि उसके पास वो कार्ड हो तभी वो। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आज देखिए युवा भाई हमारे घूम रहे हैं। मैं भी एक युवा हूँ, मेरी उम्र भी अभी 28 साल हुई है, मैं भी एक युवा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम भी आत्मनिर्भर बने हैं, ऐसा नहीं है कि मैं भी किसी कंपनी में जॉब किया, मैं पहले जॉब करके ही जो है आप कह रहे हैं कि भगवान भरोसे रहे। भगवान भरोसे तो आत्मनिर्भर बनिए। और इसके साथ बनने का मतलब क्या होता है? देखिए, आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये होता है कि आप खुद से इतना स्ट्रांग बनिए कि आप लोगों को रोजगार दीजिए। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, सबको भगवान भरोसे कर दिया इस बात पर, तो आप दे रहे हैं ना, हम खुद दे रहे हैं। हमने 20 लोगों को रोजगार दिया है अपना कंपनी खोल के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और कहाँ रोजगार नहीं मिला है? आप वैकेंसी को भरा गया, पुलिस वालों की वैकेंसी रुकी हुई है, कांस्टेबल की उसको भरा गया। जी साजिए बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, जवाब भी मिल गए हैं। अब आपका कोई सवाल नहीं है? देखिए, कह देने भर से न तो महंगाई खत्म हो जाती है और न बेरोजगारी खत्म हो जाती है, न शिक्षा के हालत सुधरते हैं, न स्वास्थ्य के हालत सुधरते हैं। कहने में क्या लगता है? कहने में तो कह देते हैं। कहने में तो ये भी कहा था 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, क्या हो गई? गंगा साफ नहीं होगी, जल समाधि ले लेंगे, वहाँ भारती ने कहा। कितने लोगों ने जल समाधि ली? तो ये कह देने भर से नहीं होता, करना पड़ेगा, आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। वो डिलीवरी नहीं होगी तो बहुत लंबे समय तक, मैं फिर कहूँगा कि भूखे पेट को बहुत लंबे समय तक आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उसे रोटी चाहिए ही चाहिए, रोटी आपको देनी पड़ेगी। आप नहीं दे पाएंगे, सत्ता बदल जाएगी। बहुत लंबे समय तक, कहते हैं जिंदा कौमें बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करती हैं। आज जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, किसानों में असंतोष है, उनको उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा। कौन देगा? ये प्रश्न सरकार से हैं और इनके उत्तर सरकार को देने पड़ेंगे। बहुत लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता इन बेसिक। इसलिए मेरे जहन में भी ये सवाल है दुबे जी कि आपने देखा दिल्ली में मुफ्त की राजनीति चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ी तादाद में लोग वोट देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, इवन 80% जनता खुद आपको बोलती हुई नजर आ जाएगी कि फ्री में हमें बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, हम क्यों नहीं देंगे वोट? तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा जो बीजेपी लेकर चल रही है वो बहुत सालों तक चल पाएगा? एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, आखिर में तो जनता कहेगी ना हमको बेरोजगारी से मुक्त कराओ भाई, महंगाई को खत्म करो भाई। देखिए साजिया, ऐसा है, यहाँ पर हम लोग आकलन में गलती कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व को लेके नहीं चल रही। मैं आपको करेक्ट कर दूं, 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होता है तो उसके बाद जो 1993 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, वहाँ भाजपा चुनाव हार गई थी। तो अगर हिंदुत्व मुद्दा होता तो 93 में भाजपा क्यों चुनाव हारी थी? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुत्व से क्या था। इनको उत्थान जरूर हुआ, भाजपा को उनको फायदा जरूर मिला, लेकिन अब बड़े स्तर पर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं,
जिनसे चाहे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू लोगों के खातों में पैसा पहुंचना हो, चाहे जो है किसान सम्मान निधि हो, चाहे लोगों को जो आवास के लिए हो, चाहे आपका जो है उज्ज्वला के थ्रू बेनिफिट हो, ये तमाम एक लंबी फहरिस्त है। और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने कहा ना प्रोबेबिलिटी वाली बात, अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि जो बात कह रहे थे कि जैसे हम मान लीजिए इतने लोग खड़े हुए हैं और ये कह रहे थे कि वो वोट परसेंट की बात कर रहे थे, तो इनको मैं करेक्ट कर दूं, बीजेपी का अपना वोट परसेंट 38 है और एनडीए का 45% है। और भैया जब चुनाव आप अलग अलग लड़ते हो, अगर उपाध्याय जी और हम ये अलग अलग जो सब जो यहाँ बात कर रहे हैं अलग अलग लड़ रहे हैं, और खुदा न खास्ता अगर मान लो मेरे मार्क्स ज्यादा आते हैं तो ये क्या तर्क देते हैं, ये कहते हैं नहीं सबके नंबर जोड़ लो तो आपसे क्या नाम जो ज्यादा हो जाएंगे। अरे भैया आप गए तो अलग ना लगना चुनाव में, तो ये कौन सी पद्धति है? जो चुनाव की पद्धति है आपको उसी का सामना करना पड़ेगा। और जहां तक प्रश्न है जनता को लेकर विकास की या रोजगार की या महंगाई की, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और सरकार को जिस तरह से संजीदगी दिखा रही है और दिखाने की आवश्यकता है। महंगाई जो यूपीए के रिजिम में डबल डिजिट में होती थी आज सिंगल डिजिट में है, बेरोजगारी की दर जो डबल डिजिट में होती थी आज सिंगल डिजिट में है, तो उसमें सुधार हो रहा है लेकिन उसमें और काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब जनता क्या कहती है, जनता क्या बोलना चाहती है वो सुन लेते हैं। देखिए मैम, जितने भी प्रवक्ता स्पेशली उन्होंने अपनी व्याख्या कर दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आप थोड़े मुस्कुराए थे, कुछ ऐसा शब्द आपने डायलॉग मारा था, तो मैं भी एक डायलॉग मारना चाहता हूँ आपके इसमें, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये हमने जब छोटे होते थे सुनते थे हम लोग, पर मैं जो 350 करोड़ रुपए पाए गए हैं, जिसमें आदमी तक थक गए, मशीन तक थक गई, उस पे सारे विपक्ष वाले चुप्पी क्यों साध के बैठे हैं? क्यों नहीं उस पे आवाज उठाते कि उसके ऊपर ये एक्शन लिया जाए, ये एक्शन दिया जाए? तो भाई आप मुंह से जो भी कह सकते हैं, विपक्ष वाले स्वतंत्र हैं आप, पर कम से कम इस जनता के सामने सच्चाई तो रखो कि हम ये आके काम करेंगे, आप हमें वोट दो, हमें आप जिताएं। जब इनका मुद्दा ही कोई नहीं है तो जनता वोट इनको क्यों दे? ठीक, बड़ी बात। मैडम भाई साहब ने दो बातें कही, एक कास्ट सेशन पर बात की और इन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में यादव समाज के से मुख्यमंत्री बनाया है, तो मोदी जी बड़ी पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं। तो भाई साहब से जरा पूछिए कि पसमानदा मुसलमान को, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, उसको मोदी जी कब किस राज्य का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जरा पूछिए उनसे। ठीक है, ये भी एक सवाल है। यहाँ से कौन बोलना चाहता है? देखो मैडम जी बात ये है, ये भाई साहब बोले, एक से सुनो, आप सुनने की क्षमता रखो। बात ये भाई साहब बोला 2014 के बाद बेरोजगारी बढ़ा है। हमको तो नहीं लग रहा कहीं बेरोजगारी, हमको तो नहीं दिखता, हम तो रोड पे ही घूमने वाला आदमी, तो रोड पे ही चलते हैं। अगर बेरोजगारी बढ़ते, सुनो आप, अगर बेरोजगारी बढ़ते, दिन में शराब बिक रहा है, पहले से ज्यादा शराब बिक रहा है, सिगरेट बिक रहा है। अगर आदमी के पास पैसे नहीं होते तो आदमी पीते भी नहीं, खाते भी नहीं, फिर भूखमरी के कतार पर रोड लाइन में लगे रहते हैं। आज ऐसा नौबत तो आज खूब बढ़िया ऐश्वर्याराम जी को पाँव में जूते क्या नहीं है, शरीर में पूरे कपड़े हैं, उसके बाद भी बेरोजगारी। आप काम नहीं करोगे, 14 बच्चे पैदा करोगे, बोले मोदी का देन है, तो उसका पालन कर, मोदी करेगा क्या? आपकी नहीं बनता पालन करने के लिए, कौन करेगा उसकी जिम्मेदारी पालन? तो ये लोग जो नेता राहुल गांधी, बात क्या है, चुनाव हार क्यों रहा है? सिर्फ एक मुसलमान को तुष्टिकरण की राजनीति के लेकर चल रहा है। सबकी साथ सबकी बात नहीं करने का काम करता। आपने देखे बोले हिंदू ये मतलब क्या बोले कीड़े मकोड़े है, उसके सपोर्ट करा कांग्रेस पार्टी ने, किए कि नहीं किए हैं? उसके बाद इसलिए इनका हालत आज कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है, समझ गए? आज हालत मैडम वो मतलब मेरे को तो इश्यू ही नहीं पता क्या मतलब किस पे बात हो रही है। आप अपने हिसाब से कुछ 2024 में क्या लगता है, क्या मुद्दा है? बीजेपी तो हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, विपक्ष के पास क्या बचता है? बीजेपी चाहे कोई भी मुद्दा ले आए वो हमेशा चुनाव जीतेगी, क्योंकि उनके पास आज बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही ऐसा सिस्टम है जो वोटर्स को पोलिंग बूथ पर लाता है और वोट डलवाता है। ये सब कांग्रेस के पास नहीं है। जब तक कांग्रेस इस पे काम अच्छी बात कह दी, जब तक कांग्रेस इस पे काम नहीं करेगी तब तक कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। ये इसमें क्या एमपी मध्य प्रदेश के इलेक्शन में तो ये चीज साफ नजर आई है। आप सरकार के अगेंस्ट कोई एंटी कैंसी नहीं है। से ये जो बातें हैं ना, ये मोदी जी ने बोली और किस तरीके से घुमा के वो राहुल गांधी पर चेप दी गई हैं, इनको पता ही नहीं है शायद। ये मोदी जी ने बोला है, जो आलू से सोना बनाने वाली बात है ना, राहुल गांधी मैं ये कह रहा हूँ, कैसे नहीं ऑन रिकॉर्ड कौन बोल रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी पर चेपी गई है, इनको राहुल गांधी को चेपी गई है तो वो चिपका क्यों रहे हैं? क्या उन्होंने पनौती भी मोदी नहीं चेपा उसको, पनौती भी मोदी नहीं चेपा, महामूर्ख भी मोदी नहीं चेपा। क्या बकवास करते हैं आप यहाँ से मिल पे खड़े होकर? कुछ भी मोदी चेप देगा। ऐसा मैडम दो इंसिडेंट है, एक तो चंद्रयान 2 और एक जो इंडिया हार गई है, ठीक है, उनको बोलिए ना थोड़ा प्लीज, इस तरह से बात। तो ये एक दो कारण थे जो लोगों में एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की गई थी मोदी के लिए, लेकिन वो क्या है, उनको ये है कि चुनाव जीतने के बाद ऐसा दर्शाया जा रहा है कि ये बात उल्टी पड़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन परसेप्शन से ना तो राहुल गांधी को कुछ हो रहा है, ना मोदी जी को कुछ हो रहा है। ग्राउंड पे जो काम है
ग्राउंड पे जो सेना है ना, जो मोदी जी की जी जो कार्यकर्ता है वो चुनाव जिता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो या आपका किसानों की समस्या हो, ये आज से नहीं, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से चला आ रहा है और हर सरकार अपने लेवल पे इसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की सरकार भारतवर्ष में 60 सालों से ऊपर तक रही, तब लोगों को नहीं प्रॉब्लम हो रहा था। 2014 के बाद एक सरकार आई जो रिपीट कर गई। वाजपेयी जी की सरकार आई थी, वो रिपीट नहीं कर पाई, लेकिन मोदी जी की सरकार अपना परफॉर्मेंस कह लीजिए या हिंदुत्व की एजेंडा कह लीजिए या विकास का एजेंडा कह लीजिए, अगर वो बार बार चुनाव जीत रही है तो ये जनता जिता रही है। जनता कहीं ना कहीं समझ रही है। अगर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी था, अगर राजस्थान में बेरोजगारी नहीं थी तो कांग्रेस क्यों नहीं जीती? वहां पे कह रहे थे कांग्रेस वाले कि हम रिवाज को बदल देंगे, यानी कि जो 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का था वो हम बदल के वापस कांग्रेस आएगी, लेकिन नहीं हुआ, बीजेपी आई वहां पे। उसी तरह मध्य प्रदेश में जो इतने सालों से कांग्रेस बीजेपी शासन कर रही है तो वहां पे एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वो प्रो इनकम्बेंसी हो जाता है बीजेपी जहां पे होती है। अब देखो ना, अगर ये मुद्दे होते, मुद्दे हैं, लाजमी है इन मुद्दों पे हर सरकार को काम करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बीजेपी इस पे काम करती है। आप हम यहाँ दिल्ली एनसीआर में खड़े हैं, नोएडा चले जाइए, सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, क्या वहां पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वहां पे मजदूरों को, इंजीनियर को वहां पे रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? क्या भारतवर्ष में अगर ये मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, उज्जैन कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या में बन रहा है, वहां पे पूरा इकोनॉमी का जो सिस्टम डेवलप हो जाता है, अगर अयोध्या में आज मंदिर निर्माण हो रहा है तो वहां पे कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? नया एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे देखिए कितने नए युवाओं को रोजगार मिलेगा, होटल्स नए खुलेंगे, सर्विस सेक्टर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिर भी ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है और काफी की जरूरत है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है और उसी को देख करके गवर्नमेंट को काम करना होगा।